नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को कई जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है, जिसमें से कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं और आइए हम इस वीडियो में एक और नई जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, इस जजमेंट पे हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1116 और 2023 जो कि अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का केस है। ये एक पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड एक केस है और इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसमें जो 482 सीआरपीसी में जो पिटीशन डाली गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील डाली गई थी और अपील यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो फैक्ट्स ये थे केस में कि इसमें बताया गया था कि जो अपीलेंट है उन्होंने एक एलिगेशन ये लगाई थी कि उन्होंने एक जो इलेक्शन कमीशन में एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्ट्रेरी है, वो एक गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन के साथ वो डिसिमिलरिटी है उसमें और कॉन्ट्रेरी है उसमें। और वहाँ गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था उसमें बताया गया था कि वो नॉन सेकुलर पार्टी है, मतलब एक समुदाय से रिलेटेड एक पार्टी है, और इलेक्शन कमीशन में बताया गया था कि ये एक सेकुलर पार्टी है। तो इसी के बेसिस पे कंप्लेंट थी वो जो डाली गई थी 420, 463 और अन्य इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के अंदर, लेकिन समन्स इशू हुए थे, अब उसको चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने जो है रिलीफ नहीं दी थी। और लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में एनालिसिस किया और पाया कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो इंडियन पिनल कोड के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं जो जिस प्रोविजंस में लगाए गए हैं, और इसलिए उनको जो है अपीलेंट्स को यहाँ पर रिलीफ दे दिया गया था। आइए हम थोड़े से कंटेंट्स में डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ऑर्डर था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो कि सीआरएमएम पिटीशन है, उसमें सो 2019 की थी, जो डिसमिस कर दी गई थी एप्लीकेशन 482 सीआरपीसी में, जिसमें समोनिंग ऑर्डर इशू हुए थे। जो अपीलेंट्स हैं, जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं पंजाब के, उनके अंडर सेक्शन 420, 465, 466, 468, 471 120 बी के अंदर समोनिंग ऑर्डर इशू हुआ था। फैक्ट्स ये थे कि एक कंप्लेंट थी जो फाइल की गई थी एसीजेएम की कोर्ट में होशियारपुर में, कंप्लेंट नंबर 100 था और सेक्शन 463, 465, 466, 468, 471, 191, 192 ऑफ इंडियन पिनल कोड अगेंस्ट दी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अगेंस्ट में डाली गई थी। और एक जो साथ में एक रिक्वायरमेंट ये बताई गई थी कि सेक्शन 29A सब पार्ट 5 के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, एक एफिडेविट जो है फाइल किया गया था इन द शेप ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने डाला गया था। वो कॉन्फ्लिक्ट करता है एक एफिडेविट जो दिया गया था गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन के समय, GEC बताया गया उनका नाम एब्रिवेटेड करके। और एलिगेशन ये थी कि जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे इस फेमस पॉलिटिकल पार्टी के, तो सॉरी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बताया था कि वो एक प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म के अंदर जो उनकी पार्टी एडहर करती है, एडहरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, लेकिन सिख गुरुद्वारा एक्ट के अंदर 1925 के अंदर कि सिर्फ जो एक पर्टिकुलर रिलीजन जो बताया गया वो ही जो है वो वोटर्स हैं कॉन्टेस्ट कर सकते हैं टू दी जो एक SGPC कमेटी है उनमें। और इसलिए जो मेंबरशिप्स थी वो एक रिलीजियस लाइन्स है और वो जो के ऊपर था वो कैन नॉट बी सेकुलर। तो एक और एलिगेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सबमिट किया गया था GEC के अंदर वो इन कन्फर्मिटी विद दी गुरुद्वारा एक्ट था, ये टोटली कॉन्ट्रेरी है, मतलब टोटली अपोजिट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया गया था। और पार्टी जो इंगेज्ड है वो रिलीजियस एक्टिविटीज में है जो लेकिन जो अंडरटेकिंग ECI के अंदर दी गई थी और उसमें ये बियर एलिजेंस ये था कि प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म है उनका पार्टी। तो कोई जो बात करता है वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक कोई फंक्शन नहीं करती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और ऑफिसर बियर्स जो है एक नॉन सेकुलर नहीं है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने एक फॉल्स कॉन्स्टिट्यूशन है ECI को दिया था ताकि रिकॉग्नाइजेशन लिया जा सके एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे।
अब ट्रायल कोर्ट ने इंक्वायरी कराई है 202 सीआरपीसी में, और उसके बाद जो यहाँ पर जिनको अक्यूज्ड बनाया गया है उनको तब विटनेस के तौर पे एक एप्लीकेशन मूव की थी ओरिजिनल कंप्लेंट ने कि जो 2 अक्यूज्ड हैं उनको विटनेस के तौर पे बुलाया जाए और डॉक्यूमेंट्स लिए जाए। और एप्लीकेशन थी 6/4/2011 को, और समन किया गया उन दोनों पर्सन्स को एज ए विटनेस विद रिकॉर्ड के साथ। और अब उसके अगेंस्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी कि कहा कि ये रिवीजन जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर के ऊपर मेंटेनेबल नहीं है, तो इसलिए ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। मतलब जो कोई चूंकि ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया था, बल्कि एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर था। तो जो एप्लीकेशन 6/4/2011 की थी, फिर कंप्लेनेंट ने फिर एक और एप्लीकेशन 4/7/2014 को फाइल की, और उस कोर्ट ने उस एप्लीकेंट ने कहा कि कंप्लेनेंट ने कहा कि वो एप्लीकेशन को परस्यू नहीं करना चाहते। अब सेकंड एप्लीकेशन जो थी, अपीलेंट्स ने भी एक सेकंड एप्लीकेशन फाइल की 6/8/2014 को, और जो कि रिट पिटिशनर्स भी थे और अपीलेंट्स भी हैं अंडर 315 सब पार्ट 1 A एंड B ऑफ CRPC, लेकिन वो ACJM ने डिसमिस कर दी। और रिवीजन पिटिशन भी हाई कोर्ट में फाइल की गई कि ऑर्डर्स को क्वैश किया जाए, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, और क्योंकि उनको समन किया गया था विटनेसेस पे, जो कि हाई कोर्ट ने डिस्पोज की, समनिंग विटनेसेस को ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और लेकिन अलाउ कर दिया रिकॉर्ड को कि रिकॉर्ड जो है वो सबमिट किया जाए थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन्स। और उसके 9 साल के बाद फिर कंप्लेंट एक और अमेंडमेंट एप्लीकेशन मूव की 28/4/2017 को। उन्होंने कंप्लेंट में अमेंडमेंट की जो है रिक्वेस्ट की कि कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस करने कंप्लेंट में, और 5 मोर पर्सन्स को भी ऐड करना है एक्यूज्ड के तौर पे। और जो यहाँ पर अपीलेंट है उनका नाम भी डाला गया एक्यूज्ड के तौर पे। और लेकिन जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी ट्रायल कोर्ट ने 7/6/2017 को। फिर ओरिजिनल कंप्लेंट ने चैलेंज किया इस ऑर्डर को 7/6/2017 को हाई कोर्ट में, जो कि फिर बाद में से विड्रॉ कर लिया, और साथ में एक लिबर्टी दी कि ट्रायल कोर्ट के सामने अप्रोच करें। 8/8/2017 को ओरिजिनल कंप्लेनेंट ने एक और सेकंड एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट फाइल की। सेकंड एप्लीकेशन जो थी वो भी फिर डिसमिस कर दी कोर्ट ने। अब उसके बाद 9/11/2017 को डिसमिस की। उसके बाद 4/11/2019 को ऑर्डर को इम्पीच किया गया था हाई कोर्ट में। तो फिर लर्नर ट्रायल कोर्ट ने समोनिंग ऑर्डर्स हैं वो पास किए अपीलेंट्स को अगेंस्ट में कि वो ट्रायल फेस करें, जिसमें 420, 465, 466, 467, 471, 120 भी है। और अब की बार फिर से जो है जो अपीलेंट है उनको भी समन में के लिए बुलाया गया, लेकिन जबकि अक्यूज्ड के तौर पे कंप्लेंट में नहीं थे, लेकिन उनको समन किया गया कि वो ट्रायल फेस करें। अब उससे डिससेटिस्फाइड होकर 482 में CRPC में पिटीशन डाली गई कि क्वैश की जाए कंप्लेंट को, लेकिन हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया क्वैश को और एप्लीकेशन को डिसमिस कर दी। उससे एग्रीमेंट होकर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। अब यहाँ पर क्या दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने अपना यहाँ पर निर्णय सुनाया। कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन ये थी कि एलिगेशन थी कंप्लेंट की 1989 में, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिवेल कर रहा था 1989 जो उसमें बताया गया था कि इंगेज है नॉन सेकुलरिज्म में, लेकिन कॉन्टेस्ट किया और फिर सीट्स मिली SGPC में, इलेक्शंस की जो SCPC में थे, लेकिन उसमें मेमोरेंडम उन्होंने अनेक्स्ट किया था अंडर सेक्शन 29A ऑफ द 1951। और ये एलिगेशन ये लगाई थी कि ये जो मेमोरेंडम जो दिया गया है वो फॉल्स है। अब यहाँ पर कोर्ट ने आगे एनालिसिस किया और कोर्ट ने कहा कि देखिए कि जो सेक्शन 29A के अंदर 1959 में जो एप्लीकेशन लगाई थी, रिक्वायरमेंट ये थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डील करनी चाहिए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म में, और इसलिए उन्होंने मेमोरेंडम था वो प्रोड्यूस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोड्यूस किया था, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का प्रोड्यूस किया गया था, ना ही कोई अदर रूल्स हैं वो रेगुलेशन जो वो प्रोड्यूस किए गए थे। एक सिर्फ उन्होंने एक अडॉप्टेड मेमोरेंडम था, मेमोरेंडम मतलब प्रस्तुत किया था, और उसमें ये लिखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फेथ एंड एलिजेंस और जो है वो भारत के संविधान के मुताबिक करेगी, और जो लॉ एस्टेब्लिश्ड है और उनका जो प्रिंसिपल्स होगा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी होगा, वो अपहोल्ड करेगी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद अपीलेंट्स को फेस करना पड़ा ट्रायल, समन्स इशू हुए 420, 465, 466, 467, 468, 71, 120 भी,
अब उन सारे सेक्शंस को एनालिसिस किया है, 420 क्या होता है, 465 क्या होता है और 466 है। अब कोर्ट ने कहा कि 420 के अंदर का मतलब यह है कि जो whosoever चीट्स करते हो, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हो या डिलीवर करते हो प्रॉपर्टी टू द अदर पर्सन, और चीटिंग जो डिफाइंड है 415 के अंदर डिफाइंड है। और 415 के प्रोविजंस करने के बाद देखने के बाद यहाँ पर कहा कि अवर्डमेंट्स जो थी कंप्लेंट में वो एप्रिशिएबल नहीं है, क्योंकि अपीलेंट्स ने कहा गया वो उन्होंने ऑफेंस ऑफ चीटिंग की है, तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अगर अवर्डमेंट्स और एलिगेशंस को देखा जाए कंप्लेंट में, कोई रिमोटली केस भी 420 का नहीं बनता है। सिमिलरली अदर इंग्रेडिएंट्स को भी देखा, 465 का फॉर्जरी का क्या होता है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद कहा कि ये केस सेटिस्फाइड नहीं करता है, और इस जो 465 के इंग्रेडिएंट्स नहीं मैच कर रहे हैं, और 467 के भी जो है वो जो रिलेट्स 468 है जो रिलेट्स करता है फॉर्जरी टू द पर्पस ऑफ द चीटिंग, और 471 जो है वो एप्लीकेबल होता है कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट एज अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो थी 29A और 1951 की लगाई गई थी वो 1989 में लगाई गई थी, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 जो कंप्लेंट है उन्होंने फाइल की थी ECI में, जो कि ECI ने डिसमिस कर दी थी, और प्रेजेंट जो कंप्लेंट जो फाइल की है 20 साल के बाद फाइल की गई है। और जब फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग जब एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो बनाई गई थी 1989 में, एप्लीकेशन डिसमिस होने के बाद अब फिर उसके बाद कंप्लेंट लगा दी गई। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि ये सब एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, और इसलिए समोनिंग ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया जाता है। और अभी यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पार्टी का और जो प्रेजेंट ऑर्डर है वो अफेक्ट नहीं करेगा जो प्रोसीडिंग्स जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में पेंडिंग है, विच इज रिपोर्टेड टू बी पेंडिंग है, जो ऑर्डर जो पास किया गया था ECI ने। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन पे ये सारी अपील थी वो अलाउ कर दी। ये 28 अप्रैल 2023 का ऑर्डर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आप इसमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।